नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए हॉरर पॉडकास्ट में। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट श्रवण जी की है, जो पेशे से एक ट्रक ड्राइवर है। तो चलिए अब ये कहानी श्रवण जी के नजरिया से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाई पॉइंट भेजकर अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम श्रवण है और मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पास बसे एक छोटे से कस्बे का रहने वाला हूँ। आज मैं आप लोगों को जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे जीवन में घटी एक ऐसी खौफनाक घटना है जिसने मेरी रातों की नींद और दिन का चैन हमेशा के लिए छीन लिया। ये वो कहानी है जिसने मुझे यकीन दिलाया कि इस दुनिया में सिर्फ वही नहीं होता जो हमारी आंखें देखती हैं, बल्कि कुछ ऐसी ताकतें भी मौजूद हैं जिनका कोई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण नहीं है। अब यहाँ पर आपने ट्रक ड्राइवर का नाम सुनकर शायद ये सोचा होगा कि मैं भी बाकी ड्राइवरों की तरह ही शहर शहर मंडियों में सामान ढोने का काम करता हूँगा। तो मैं आपको बता दूं कि आप गलत सोच रहे हैं। दरअसल मैं उस तरह का ड्राइवर नहीं हूँ जो किसी के भी माल को कहीं भी ले जाने का काम करे, बल्कि आपने देखा होगा कि कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जो अपने कीमती और संवेदनशील सामान जैसे कि भारी मशीनरी या इंडस्ट्रियल पार्ट्स को एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री तक पहुंचाने के लिए अपने खुद के या अनुबंधित ट्रकों का इस्तेमाल करती हैं। तो मैं उसी तरह की एक बड़ी लॉजिस्टिक कंपनी के लिए काम करता हूं जो बेहद सावधानी और सुरक्षा के साथ सामान पहुंचाने के लिए जानी जाती है। और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं वो मेरे साथ ऐसी ही एक डिलीवरी के दौरान हुए एक भयानक और रोंगटे खड़े कर देने वाले सफर की कहानी है। जब वो सब कुछ मेरे साथ घट रहा था उस वक्त मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि मेरी एक मामूली सी लगने वाली यात्रा मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुस्वप्न बनने वाली थी। लेकिन उस सफर ने मुझे ये यकीन दिलाया कि कभी कभी कुछ चेतावनियों को, कुछ अजीब लगने वाली बातों को नजरअंदाज करना अपनी जान को खतरे में डालने जैसा होता है। अगर हम किसी अनहोनी के संकेत को जानने के बावजूद उसे केवल वहम समझकर टालते रहते हैं तो आगे जाकर उसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं ये आपको इस कहानी के अंत तक पूरी तरह समझ में आ जाएगा। इसीलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि इस कहानी को पूरे ध्यान से सुने, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो गलती मैंने की वो आप में से कोई और दोहराए। और ये बात सिर्फ ड्राइवरों पर ही नहीं बल्कि हर उस इंसान पर लागू होती है जो अपनी जिंदगी में संकेतों को पढ़ना नहीं जानता। दरअसल ये बात आज से लगभग 4 साल पहले की है। उस वक्त मैं लखनऊ की एक जानी मानी ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम किया करता था। सुरक्षा कारणों से मैं आपको उस कंपनी का नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि हमारा काम बेहद कीमती और भारी सामान को पूरे भारत में पहुंचाना था। जिस कंपनी के लिए मैं काम करता था उसके मालिक, जिन्हें हम सब सेठ जी कहते थे, मेरे काम से बहुत खुश थे। इसी वजह से मैं पिछले कई सालों से उन्हीं के पास काम कर रहा था और वो मुझ पर बहुत भरोसा करते थे। तो ऐसे ही एक दिन दोपहर के वक्त मेरे पास सेठ जी का फोन आया। उन्होंने मुझसे कहा, श्रवण, एक बहुत जरूरी काम आ गया है, तुम्हें कल सुबह ही जम्मू कश्मीर के लिए निकलना होगा। जैसे ही मैंने जम्मू कश्मीर का नाम सुना मेरे मन में एक अजीब सी खुशी और घबराहट दोनों एक साथ दौड़ गई। खुशी इसलिए क्योंकि मैं आज तक कभी भी उस तरफ किसी डिलीवरी पर नहीं गया था। मैंने हमेशा से सुना था कि वहां के पहाड़ और वादियां जन्नत की तरह हैं, लेकिन घबराहट इसलिए क्योंकि मैंने वहां के खतरनाक रास्तों और बिगड़ते हालातों के बारे में भी बहुत कुछ सुन रखा था। फिर भी मैंने सेठ जी से कह दिया, ठीक है सेठ जी, मैं चला जाऊंगा, आप बस डिटेल भेज दीजिए। लेकिन उस वक्त मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस यात्रा के लिए मैं इतना उत्साहित हो रहा था वो मुझे किसी जन्नत में नहीं बल्कि सीधे जहन्नुम के दरवाजे पर ले जाने वाली थी। उस जगह पर मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसके बारे में मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अगले दिन सुबह सुबह मैं ट्रांसपोर्ट नगर में कंपनी के ऑफिस पहुंचा। वहां मुझे यात्रा के सारे कागजात, परमिट और बाकी की जरूरी चीजें समझा दी गई। मुझे बताया गया कि मुझे एक बहुत बड़ी और कीमती टरबाइन मशीन को लेकर जम्मू के पास एक निर्माणाधीन पावर प्लांट तक पहुंचाना था। मेरे साथ एक हेल्पर भी जा रहा था जिसका नाम पंकज था। वो नया नया ही इस लाइन में आया था और काफी बातूनी किस्म का लड़का था। ऑफिस से सारी जानकारी लेने के बाद मैं और पंकज अपने ट्रक, जिसे मैं प्यार से राजा कहता था, को लेकर उस फैक्ट्री के लिए निकल पड़े जहां से हमें मशीन लोड करनी थी। लगभग घंटे भर बाद हम फैक्ट्री पहुंच गए। मशीन को ट्रक पर लोड करने और उसे सुरक्षित रूप से बांधने में ही शाम हो गई।
हमने फैसला किया कि हम रात में ही सफर शुरू कर देंगे ताकि पंजाब की सीमा जल्दी पार कर सकें। रात का सफर था। ट्रक अपनी पूरी रफ्तार से हाईवे पर दौड़ रहा था। पंकज अपनी नई नई नौकरी के जोश में मुझसे कंपनी और ट्रक ड्राइवरों की जिंदगी के बारे में तरह तरह के सवाल पूछ रहा था और मैं भी उसे अपने अनुभव बताता जा रहा था। माहौल काफी हल्का फुल्का था। हम लखनऊ से काफी दूर निकल आए थे और पंजाब में दाखिल होने वाले थे। रात के करीब 2 बज रहे होंगे जब मुझे नींद का हल्का सा झोंका महसूस हुआ। मैंने पंकज से कहा, यार कहीं अच्छी सी जगह देखकर ट्रक रोक, एक एक कप कड़क चाय हो जाए तो नींद भाग जाएगी। पंकज ने हाईवे पर नजर दौड़ाते हुए कहा, श्रवण भाई, आगे कुछ किलोमीटर पर एक ढाबा है, शेर पंजाब नाम से। मैंने सुना है वहां की चाय बहुत अच्छी होती है। मैंने हामी भर दी और हम उस ढाबे की तरफ बढ़ गए। ढाबा हाईवे से थोड़ा अंदर की तरफ था और वहां ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी। कुछ 2-4 ट्रक और खड़े थे जिनके ड्राइवर या तो सो रहे थे या खा पी रहे थे। हमने अपना ट्रक एक कोने में लगाया और ढाबे के अंदर चले गए। ढाबे का मालिक एक मोटा सा हंसमुख सरदार था। हमने चाय का ऑर्डर दिया और एक खाट पर बैठ गए। तभी मेरी नजर एक कोने में बैठे एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। वो बहुत ही अजीब लग रहा था। उसके कपड़े फटे पुराने और मैले थे। उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी और आंखें ढसी हुई थी, जैसे कई रातों से सोया न हो। वो बस एक तक सामने अंधेरे में घूर रहा था। एक पल के लिए तो मुझे लगा कि शायद वो कोई भिखारी है या दिमागी तौर पर बीमार है। मैं उसे नजरअंदाज करके अपनी चाय पीने लगा। तभी वो बूढ़ा आदमी अपनी जगह से उठा और धीरे धीरे हमारी खाट की तरफ आने लगा। उसके हाथ में एक छोटा सा झोला था जिसमें से कुछ खनकने की आवाज आ रही थी। वो हमारे पास आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी वीरानगी थी। उसने अपने झोले में हाथ डाला और कुछ पुराने झंग लगे हुए ताले निकालकर मेरे सामने रख दिए। उसकी आवाज में एक अजीब सी कंपी थी। बाबूजी, ताला ले लो, बहुत मजबूत है, किस्मत को भी बंद कर देगा। मुझे उसकी बात बड़ी अजीब लगी। मैंने कहा, नहीं बाबा, हमें ताले नहीं चाहिए, आप जाओ। लेकिन वो वहीं खड़ा रहा। उसकी धंसी हुई आंखें अब मुझे घूर रही थीं। वो फिर से फुसफुसाया, ले लो बाबूजी, आगे का रास्ता बहुत खराब है, अंधेरी घाटी पार करनी पड़ेगी, वहां ताले की जरूरत पड़ती है, बुरी किस्मत को बांधने के लिए। उसकी बातें सुनकर मुझे हल्की सी झुंझलाहट हुई। पंकज ने भी हंसते हुए कहा, क्या बाबा, आप भी किस्मत को कोई तालों में बंद कर पाया है क्या? जाओ, हमें परेशान मत करो। मैंने भी उसे थोड़ा सख्ती से कहा, बाबा जाओ यहां से, चाय पीने दो शांति से। मेरी आवाज सुनकर ढाबे का मालिक जो काउंटर पर बैठा था हमारी तरफ देखने लगा। वो अपनी जगह से उठा और हमारे पास आया। उसने उस बूढ़े आदमी के कंधे पर हाथ रखा और बड़ी नरमी से पंजाबी में कुछ कहा, जिसका मतलब था, बाबूजी इन्हें तंग ना करो, आ जाओ, मैं तुम्हें रोटी देता हूं। बूढ़े आदमी ने एक आखिरी बार मेरी आंखों में झांका। उसकी नजरें ऐसी थीं जैसे वो मुझे किसी आने वाले खतरे से आगाह कर रही हों। फिर वो चुपचाप सरदार जी के साथ चला गया। सरदार जी ने उसे ढाबे के पीछे ले जाकर कुछ खाने को दिया और फिर वापस अपने काउंटर पर आकर बैठ गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं उस बूढ़े आदमी के बारे में सोच ही रहा था। उसकी बातें, उसकी आंखें, सब कुछ बहुत अजीब था। मैंने पंकज से कहा, यार बड़ा अजीब आदमी था ये, कह रहा था कि आगे अंधेरी घाटी पड़ेगी। पंकज ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, अरे श्रवण भाई, छोड़ो भी, इस लाइन में ऐसे सन की लोग बहुत मिलते हैं। किसी की जिंदगी में कोई हादसा हो जाता है तो दिमाग फिर जाता है, आप टेंशन मत लो। उसकी बात में दम था। मैंने भी सोचा कि शायद वो कोई पागल ही होगा। हमने अपनी चाय खत्म की, पैसे दिए और वापस ट्रक की तरफ चल पड़े। जब हम जा रहे थे तो मैंने ढाबे के मालिक से पूछ ही लिया, सरदार जी, वो बाबा कौन थे? सरदार जी ने एक गहरी सांस ली और बोले, पुत्र, उस पर ध्यान मत दो, बेचारा सठिया गया है। कुछ साल पहले उसका पूरा परिवार आगे उसी घाटी में एक एक्सीडेंट में खत्म हो गया था। तब से उसका दिमाग काम नहीं करता, बस लोगों को ताले बेचता फिरता है और ऊल जुलूल बकता रहता है। यह सुनकर मुझे उस बूढ़े आदमी पर तरस आया। मैंने सोचा, बेचारे पर क्या बीती होगी। खैर, हम ट्रक में आकर बैठे और मैंने इंजन स्टार्ट किया। रात का सन्नाटा और गहरा हो गया था और अब हम फिर से अपने सफर पर थे। हम ढाबे से निकलकर मुश्किल से 1 किलोमीटर ही आगे बढ़े होंगे। हाईवे पर रोशनी बहुत कम थी, बस हमारे ट्रक की हेडलाइट्स ही सड़क को चीर रही थीं। मैं ट्रक को धीरे धीरे स्पीड दे रहा था। तभी अचानक हेडलाइट की रोशनी में मुझे वही बूढ़ा आदमी सड़क के ठीक बीचों बीच खड़ा दिखाई दिया।
मेरे हलक से एक चीख निकलते निकलते रह गई। मैंने जोर से हॉर्न बजाया और पूरी ताकत से ब्रेक पर पैर रख दिया। ट्रक के टायरों की एक दर्दनाक चीख रात के सन्नाटे में गूंज उठी। पंकज भी घबराकर चिल्लाया, अरे भाई सामने देखो। लेकिन इससे पहले कि हमारा ट्रक रुक पाता, दूसरी तरफ से आ रही एक तेज रफ्तार कार उस बूढ़े आदमी को टक्कर मारते हुए निकल गई। टक्कर की धम्म की एक भयानक आवाज आई और हमें ऐसा लगा जैसे किसी इंसान से नहीं बल्कि किसी पत्थर की बोरी से टक्कर हुई हो। वो कार एक पल के लिए भी नहीं रुकी और अंधेरे में गायब हो गई। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। मैंने तुरंत ट्रक को सड़क के किनारे लगाकर बंद कर दिया। हम दोनों सदमे में थे। पंकज हकलाते हुए बोला, श्रवण भाई, वो कार वाले ने तो। मैं कुछ बोल नहीं पाया। मैंने दरवाजा खोला और कांपते हुए पैरों से नीचे उतरा। देखना पड़ेगा, मैंने सिर्फ इतना कहा और अपनी जेब से मोबाइल निकालकर उसकी टॉर्च जलाई। पंकज भी मेरे पीछे पीछे आ गया। हम दोनों दौड़ते हुए उस जगह पहुंचे जहां हमने उस बूढ़े आदमी को टक्कर खाते हुए देखा था। सड़क पर अंधेरा था, सिर्फ हमारी मोबाइल की रोशनी का एक छोटा सा दायरा था। मैंने कांपते हुए हाथों से टॉर्च की रोशनी को सड़क पर घुमाया। पर अब जो ताज्जुब की बात थी वो यह थी कि जैसे ही हम उस जगह पहुंचे, हमें वहां कुछ भी नहीं मिला। दूर दूर तक न तो वो बूढ़ा आदमी था और न ही कहीं पर उसकी लाश थी। मैंने नीचे सड़क पर ध्यान से देखा। खून की एक बूंद तक नहीं थी, न कोई कपड़े का टुकड़ा, न वो तालों वाला झोला, कुछ भी नहीं। जब मैंने यह देखा तो मैं सोच में पड़ गया कि यह कैसे हो सकता है। अभी तो मैंने उस आदमी को अपनी आंखों के सामने टक्कर खाते हुए देखा था और अब वह अचानक कहां गायब हो गया। पंकज ने घबराई हुई आवाज में कहा, भाई ये क्या मजाक है, कहां गया वो? मैंने सड़क के किनारों पर झाड़ियों में टॉर्च मारकर देखा। हम जोर जोर से आवाजें लगा रहे थे, बाबा, ओ बाबा, कहां हो? लेकिन हमारी आवाजें उस वीरान हाईवे पर टकराकर वापस आ रही थीं। वहां और कोई नहीं था। हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल गई थी और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई हमें देख रहा है, अंधेरे में से कोई हमें घूर रहा है। पंकज अब और भी ज्यादा डर गया था। वो मेरा हाथ पकड़कर बोला, श्रवण भाई चलो यहां से, मुझे ठीक नहीं लग रहा। हो सकता है हमें कोई वहम हुआ हो, नींद की वजह से। मैं उसे कैसे समझाता कि यह वहम नहीं हो सकता। हम दोनों ने एक साथ वो टक्कर देखी थी, वो आवाज सुनी थी, पर सामने कोई सबूत नहीं था। कोई सबूत ना होना किसी सबूत के होने से ज्यादा डरावना था। हम डरते डरते वापस अपने ट्रक की तरफ आए। मैं बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, इस उम्मीद में कि शायद वो बूढ़ा आदमी कहीं से निकल आए, पर वहां कोई नहीं था। हम ट्रक में बैठ गए। केबिन के अंदर एक भारी खामोशी छा गई थी। पंकज सहमा हुआ एक कोने में बैठा था और मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। वो हल्का फुल्का माहौल अब एक अनजाने खौफ में तब्दील हो गया था। मैंने कांपते हुए हाथों से ट्रक स्टार्ट किया। मैं ट्रक चला तो रहा था, लेकिन मेरा सारा ध्यान बार बार उस बूढ़े आदमी की बातों पर जा रहा था। अंधेरी घाटी, बुरी किस्मत को बांधने वाले ताले। मैंने अपनी सीट के बगल में रखे नक्शे को उठाया और पंकज को दिया। देख जरा, मैंने रूखी आवाज में कहा, जम्मू जाने वाले रास्ते में कोई अंधेरी घाटी या इस तरह के नाम की कोई जगह है क्या? पंकज ने कांपते हुए हाथों से नक्शा खोला और मोबाइल की टॉर्च में उसे देखने लगा। कुछ देर तक वो उंगलियों से रास्ता टटोलता रहा, फिर उसकी आंखें एक जगह आकर टिक गईं। उसने धीरे से अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखों में खौफ साफ दिख रहा था। उसने धीमी, लगभग फुसफुसाती हुई आवाज में कहा, श्रवण भाई, अंधेरी घाटी तो नहीं, लेकिन आगे पंजाब जम्मू बॉर्डर के पास एक इलाका है, पहाड़ी रास्ता है। नक्शे पर उसका नाम लिखा है, शैतान मोड़। यह सुनते ही मेरे जिस्म में एक सिहरन सी दौड़ गई। उस ढाबे पर मिले बूढ़े आदमी का चेहरा, उसकी ढंसी हुई आंखें और उसकी चेतावनी मेरी आंखों के सामने घूमने लगी। हमारा खतरनाक सफर तो अभी शुरू भी नहीं हुआ था, लेकिन उसकी दस्तक ने हमारे होश उड़ा दिए थे। जैसे ही पंकज ने कांपती हुई आवाज में उस जगह का नाम लिया, शैतान मोड़, ट्रक के केबिन में पहले से मौजूद खामोशी और भी ज्यादा गहरी और बोझिल हो गई। मेरे कानों में वो दो शब्द किसी हथौड़े की तरह बजे। एक पल के लिए मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। वो ढाबा, वो पागल सा दिखने वाला बूढ़ा आदमी, उसके जंग लगे ताले और फिर वो भयानक एक्सीडेंट जिसके कोई सबूत नहीं थे। सब कुछ एक झटके में मेरे दिमाग में किसी फिल्म की तरह घूम गया। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता था।
पंकज ने नक्शे को अपनी गोद में फेंक दिया और दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया। उसकी आवाज में अब डर साफ झलक रहा था। श्रवण भाई, मैं कह रहा हूं, वापस चलते हैं। उसी ढाबे पर सुबह होने का इंतजार करते हैं। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। वो बाबा पागल नहीं थे, वो हमें चेतावनी दे रहे थे। उसकी बात सुनकर मेरे मन में भी एक पल के लिए यही ख्याल आया, अपनी जान से बढ़कर कुछ नहीं होता। हम वापस जाकर सुबह का इंतजार कर सकते थे। लेकिन फिर मेरे दिमाग में सेठ जी का चेहरा घूम गया। उन्होंने मुझ पर भरोसा करके यह कीमती कंसाइनमेंट मेरे हवाले किया था। यह करोड़ों की मशीन थी जिसे वक्त पर पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी थी। अगर मैं बिना किसी ठोस कारण के वापस लौट जाता तो मेरी सालों की कमाई हुई इज्जत और भरोसा एक पल में मिट्टी में मिल जाता। लोग क्या कहते कि श्रवण, जो सबसे बहादुर और भरोसेमंद ड्राइवर माना जाता है, वो कुछ वहमों की वजह से डरकर लौट आया। मैंने एक गहरी सांस ली और अपने दिल को मजबूत किया। मैंने ड्राइविंग सीट पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, पंकज देख, मैं मानता हूं कि जो हुआ वो अजीब था, लेकिन हम इस तरह डरकर काम नहीं छोड़ सकते। सेठ जी ने हमें एक जिम्मेदारी दी है और हमें उसे पूरा करना है। हो सकता है ये सब बस हमारा वहम हो, जो नींद की कमी और उस बूढ़े की बातों की वजह से पैदा हुआ है। अब हिम्मत रख, कुछ नहीं होगा। हम बस यह मोड़ पार कर लेंगे, फिर आगे सब ठीक हो जाएगा। पंकज ने मेरी तरफ असहमति से देखा, लेकिन कुछ बोला नहीं। वो जानता था कि जब मैं कोई फैसला कर लेता हूं तो उससे पीछे नहीं हटता। वो चुपचाप खिड़की से बाहर अंधेरे में देखने लगा। हमारे बीच का वो हल्का फुल्का मजाक और बातें अब एक अनकहे खौफ में बदल चुकी थी। मैंने ट्रक को फिर से रफ्तार दी और हम उस हाईवे पर आगे बढ़ने लगे, जो हमें सीधे शैतान मोड़ की तरफ ले जा रहा था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, मैदानी इलाका पीछे छूटने लगा। सड़क के दोनों तरफ के खेत और गांव खत्म हो गए और उनकी जगह अब छोटी छोटी पहाड़ियां और घने पेड़ लेने लगे थे। हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल गई थी, जो सिर्फ मौसम की नहीं थी, उसमें कुछ और भी था, कुछ अनजाना, कुछ अनकहा। सड़क अब सीधी नहीं थी, बल्कि धीरे धीरे घुमावदार होने लगी थी। हम शिवालिक की पहाड़ियों में दाखिल हो रहे थे और असली चढ़ाई अब शुरू होने वाली थी। मैंने अपने ट्रक राजा का गियर बदला, इंजन की आवाज बदल गई। अब वो ज्यादा जोर लगाकर इस चढ़ाई पर चढ़ रहा था। पंकज अभी भी चुप था। मैंने माहौल को हल्का करने की कोशिश में रेडियो चला दिया। पुराने गानों की एक धीमी सी धुन केबिन में गूंजने लगी। कुछ देर के लिए सब सामान्य सा लगा, लेकिन जैसे ही हम उस मोड़ के और करीब पहुंचे जहां से असली शैतान मोड़ का इलाका शुरू होता था, रेडियो की आवाज में घरघराहट होने लगी। गानों की धुन टूट टूट कर आने लगी और फिर उसकी जगह एक अजीब सी सरसराहट ने ले ली, जैसे कोई स्टेशन पकड़ में ना आ रहा हो। मैंने उसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। तभी उस सरसराहट के बीच से हमें कुछ और सुनाई दिया। वो किसी इंसान की आवाज थी, या शायद आवाजों का एक गुच्छा। वो बहुत धीमी और टूटी फूटी थी, जैसे कोई बहुत दूर से रो रहा हो या किसी गहरे दर्द में कराह रहा हो। वो शब्द साफ नहीं थे, लेकिन उनका एहसास दिल में एक अजीब सी दहशत पैदा कर रहा था। पंकज ने डर कर तुरंत रेडियो बंद कर दिया। अब केबिन में सिर्फ इंजन की गूंज और हमारी सांसों की आवाज थी। मैं दिल पर पत्थर रखकर ट्रक चलाता रहा। सड़क अब और भी संकरी और खतरनाक हो चुकी थी। एक तरफ ऊंची काली चट्टानें थी और दूसरी तरफ हजारों फीट गहरी खाई, जिसमें घना अंधेरा भरा हुआ था। जगह जगह पर कोहरे के बादल सड़क पर ऐसे तैर रहे थे जैसे वो हमारा रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हों। हर मोड़ पर दिल दहल जाता था। हम मुश्किल से 2-3 किलोमीटर ही आगे गए होंगे कि तभी हेडलाइट की रोशनी में हमें सड़क के किनारे कुछ अजीब सा दिखाई दिया। वहां खाई के किनारे एक बहुत पुराना टेढ़ा मेढ़ा सा पेड़ था। उसकी सूखी टहनियां किसी कंकाल की उंगलियों की तरह आसमान की तरफ उठी हुई थी। लेकिन जो चीज सबसे अजीब थी वो उस पेड़ पर लटकी हुई चीजें थीं। जैसे जैसे हम करीब पहुंचे, हमारी आंखें खौफ से फटी रह गईं। उस पेड़ की हर छोटी बड़ी टहनी पर पुराने झंग लगे हुए ताले लटके हुए थे। सैकड़ों ताले, छोटे बड़े, हर आकार के। वो हवा में धीरे धीरे हिल रहे थे और आपस में टकराकर एक धीमी मनहूस खनक पैदा कर रहे थे। वो बिल्कुल वैसे ही ताले थे जैसे वो बूढ़ा आदमी हमें ढाबे पर बेचने की कोशिश कर रहा था। पंकज की दबी हुई चीख निकली। उसने अपनी उंगली से उस पेड़ की तरफ इशारा किया। मैं कुछ नहीं बोला। मेरे हाथ स्टीयरिंग व्हील पर जम गए थे। मैंने एक पल के लिए भी ट्रक नहीं रोका, बस एक्सेलरेटर पर पैर का दबाव और बढ़ा दिया। अब यह साफ हो गया था, यह हमारा वहम नहीं था।
वो बूढ़ा आदमी, उसकी चेतावनी और ये ताले, सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ था। हम किसी बहुत ही गलत जगह पर आ चुके थे। अब हम शैतान मोड़ के सबसे खतरनाक हिस्से में थे। यहाँ सड़क मुश्किल से एक ट्रक के निकलने जितनी चौड़ी थी और हर 100 मीटर पर एक अंधा घुमावदार मोड़ था। कोहरा इतना घना हो गया था कि हेडलाइट की रोशनी भी कुछ फीट से आगे नहीं जा पा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हम ट्रक नहीं बल्कि कोई नाव चला रहे हों जो कोहरे के समंदर में तैर रही हो। तभी एक अंधे मोड़ को पार करते ही मुझे पूरी ताकत से ब्रेक लगाने पड़े। ट्रक एक झटके के साथ रुका। हमारी आंखों के सामने सड़क के ठीक बीचों बीच कोहरे के धुंधलके में एक परछाई खड़ी थी। वो कोई जानवर नहीं था, वो एक इंसान का शरीर था। वो एक औरत थी जिसकी पीठ हमारी तरफ थी। उसने कोई गहरे रंग की साधारण सी साड़ी पहन रखी थी और वो सड़क के किनारे खड़ी होकर नीचे गहरी खाई में देख रही थी। मेरा दिल मेरे मुंह में आ गया। इस वीरान खतरनाक सड़क पर आधी रात को एक अकेली औरत क्या कर रही है? मैंने हॉर्न बजाया, कोई हरकत नहीं हुई। वो वैसे ही खड़ी रही जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। मैंने फिर से हॉर्न बजाया, इस बार लंबा और जोर से। केबिन में हॉर्न की तेज आवाज गूंज उठी, लेकिन बाहर वो औरत टस से मस नहीं हुई। फिर बहुत धीरे धीरे उसने हमारी तरफ मुड़ना शुरू किया। वो पल शायद मेरी जिंदगी का सबसे भयानक पल था। जैसे जैसे वो घूम रही थी, मेरा खून जमता जा रहा था। पंकज तो डर के मारे आंखें बंद करके किसी बच्चे की तरह कांप रहा था। हेडलाइट की तेज रोशनी अब सीधे उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसका चेहरा, हे भगवान, उसका चेहरा किसी इंसान का नहीं लग रहा था। वो बिल्कुल सफेद था, जैसे किसी ने उस पर चाक मल दिया हो। उसकी आंखें पूरी खुली हुई थी, लेकिन उनमें पुतलियां नहीं थी। आंखों की जगह बस 2 काले गहरे गड्ढे थे, जैसे किसी ने उन्हें निकाल लिया हो। उसके एक गाल पर एक आंख के नीचे से खून की एक पतली सी लकीर बहकर नीचे आ रही थी और वो हमें नहीं देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो हमारे आर पार, हमारे पीछे किसी चीज को देख रही हो। जैसे ही उसका चेहरा पूरी तरह हमारी तरफ घूमा, उसने अपना मुंह खोला। उसका मुंह इतना ज्यादा खुल गया जितना किसी आम इंसान का नहीं खुल सकता था। हमें ऐसा लगा जैसे वो पूरी ताकत से चीख रही है, एक ऐसी दर्दनाक चीख जो पहाड़ों को हिला दे। लेकिन अजीब बात यह थी कि कोई आवाज नहीं आई, बिल्कुल खामोशी। बाहर सिर्फ खाई से आती हवा की साइये साइये की डरावनी आवाज थी। पंकज अब चीख चीख कर रोने लगा था। मैं भी कुछ पलों के लिए जैसे पत्थर का बन गया था। मेरे हाथ पैर ने काम करना बंद कर दिया था। लेकिन तभी मेरे कानों में सेठ जी की आवाज गूंजी, श्रवण, ये माल बहुत कीमती है। मेरी जिम्मेदारी का एहसास मेरे डर पर हावी हो गया। मैं इस संकरी सड़क पर ट्रक को पीछे नहीं ले सकता था। आगे जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मैंने अपने इष्टदेव का नाम लिया, आंखें एक पल के लिए बंद की और फिर पूरी हिम्मत बटोरकर स्टीयरिंग व्हील को घुमा दिया। मैंने ट्रक को उस औरत के बगल से निकालने की कोशिश की। एक पल के लिए मुझे लगा कि ट्रक उसे छूता हुआ निकल जाएगा। जैसे ही हमारा ट्रक उसके पास से गुजरा, मैंने हिम्मत करके साइड वाले शीशे में देखा। सड़क खाली थी, वो औरत वहां नहीं थी। वो बस कोहरे में गायब हो गई थी, जैसे कभी वहां थी ही नहीं। मैं रुका नहीं, मैंने ट्रक की रफ्तार और बढ़ा दी। मैं बस किसी भी तरह इस जहन्नुम की जगह से बाहर निकलना चाहता था। पंकज सीटों के बीच में दुबक कर रोए जा रहा था। हर मोड़ पर मेरा दिल दहल रहा था कि कहीं वो औरत फिर से सामने न आ जाए। लगभग 10 मिनट तक इसी खौफ में गाड़ी चलाने के बाद सड़क थोड़ी सीधी होने लगी। कोहरा भी छोड़ने लगा था। हमें लगा कि शायद हमने शैतान मोड़ का सबसे बुरा हिस्सा पार कर लिया है। मैंने थोड़ी राहत की सांस ली, लेकिन मेरी यह राहत बस कुछ पलों की ही थी। जैसे ही हम एक आखिरी बड़े मोड़ पर पहुंचे, अचानक ट्रक के इंजन से एक अजीब सी घरघराहट की आवाज आई। इंजन 2-3 बार खांसा और फिर बंद हो गया। इंजन के बंद होते ही हेडलाइट्स भी बंद हो गईं। ट्रक धीरे धीरे रुक गया। हम चारों तरफ से घने चिपचिपे अंधेरे और एक कान फाड़ देने वाले सन्नाटे में घिर गए थे। हमारा ट्रक, हमारा राजा, शैतान मोड़ के ठीक बीचों बीच मुर्दा होकर खड़ा था। क्या हुआ भाई? पंकज ने कांपती हुई आवाज में पूछा। पता नहीं, मैंने घबराहट में कहा और चाबी घुमाकर इंजन को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की। कुछ नहीं हुआ। मैंने फिर कोशिश की। इस बार सिर्फ खट खट की एक धीमी आवाज आई। इंजन डेड हो चुका था। हम दोनों खौफ से एक दूसरे को देखने लगे। एक बंद ट्रक में, एक अनजान भुतहा पहाड़ी रास्ते पर हम पूरी तरह से फंस चुके थे। और तभी
हमें वो आवाज सुनाई दी। वो आवाज बाहर से आ रही थी, ट्रक के पिछले हिस्से से, जहां हमारी करोड़ों की मशीन रखी हुई थी। वो एक धीमी धातु के घिसटने की आवाज थी, जैसे कोई नुकीली चीज से लोहे को खुरच रहा हो। वो आवाज हमारे सील किए हुए कार्गो के अंदर से आ रही थी। ट्रक के मुर्दा इंजन और बाहर के कान फाड़ सन्नाटे के बीच वो धीमी धातु के घिसटने की आवाज किसी जहरीले सांप की तरह हमारे कानों में रेंग रही थी। हम दोनों अपनी अपनी सीटों पर पत्थर के बुत बने बैठे थे। मेरा दिल इतनी जोर जोर से धड़क रहा था कि मुझे डर था कहीं वो फट न जाए। पंकज का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ चुका था और वो बस बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देख रहा था, जैसे पूछ रहा हो कि अब क्या होगा। आवाज हमारे सील बंद कंटेनर के अंदर से आ रही थी। ये बात मेरे दिमाग को मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो कंटेनर फैक्ट्री से निकलने से पहले मजबूत तालों और कंपनी की ऑफिशियल सील से बंद किया गया था। उसके अंदर उस कीमती टरबाइन के अलावा एक तिनका भी नहीं जा सकता था। तो फिर ये आवाज कैसी थी? पंकज ने कांपती हुई आवाज में फुसफुसाया, श्रवण भाई, वो औरत वो ट्रक के अंदर है। चुप कर, मैं लगभग चीख पड़ा। पागल हो गया है क्या? कोई अंदर कैसे जा सकता है? हालांकि मैं उसे डांट रहा था, लेकिन मेरे खुद के दिल में भी यही खौफ बैठा जा रहा था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। वो आवाज ऐसी थी जैसे कोई अपने लंबे नुकीले नाखूनों से कंटेनर की अंदरूनी दीवार को खुरच रहा हो, बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। तभी अचानक वो आवाज बंद हो गई। उसके बंद होने से जो खामोशी छाई वो उस आवाज से भी ज्यादा डरावनी थी। हम दोनों ने अपनी सांसें रोक ली, कान लगाकर सुनने की कोशिश करने लगे। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड, कोई आवाज नहीं। और फिर एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे किसी ने कोई बहुत भारी चीज उठाकर कंटेनर की दीवार पर अंदर की तरफ से दे मारी हो। हमारा पूरा ट्रक हिल गया। इस बार हम दोनों एक साथ चीख पड़े। पंकज तो लगभग रोने ही लगा था। भाई मुझे बचा लो, ये हमें मार डालेगी, हमें यहां से बाहर निकालो। मैं उसे क्या तसल्ली देता? मैं तो खुद डर के मारे अधमरा हो रहा था। लेकिन मैं जानता था कि अगर मैं भी हिम्मत हार गया तो हम दोनों यहीं खत्म हो जाएंगे। इस वीरान पहाड़ पर हमारी चीखें सुनने वाला भी कोई नहीं था। मैंने खुद को संभाला, डर पर गुस्से को हावी करने की कोशिश की। जो भी है, मैं इस तरह हार नहीं मान सकता। मेरी जिम्मेदारी सिर्फ इस ट्रक और इसके माल की नहीं थी, बल्कि इस लड़के की भी थी जो मुझ पर भरोसा करके मेरे साथ आया था। मैंने पंकज के कंधे पर हाथ रखा और मजबूत आवाज में कहा, पंकज शांत हो जा, कुछ नहीं होगा। हमें पहले ट्रक को ठीक करना होगा, हमें यहां से निकलना है। पंकज ने ना में सिर हिलाया, नहीं भाई, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। वो बाहर ही है, वो हमें ले जाएगी। मैं जानता था कि उसे बाहर ले जाना नामुमकिन है। मैंने सीट के नीचे से अपनी लोहे की भारी रॉड, जिसे हम टामी कहते हैं, निकाली। उसे हाथ में पकड़ते ही थोड़ा हौसला मिला। फिर मैंने अपनी टॉर्च उठाई। ठीक है, तू यहीं रह, दरवाजा अंदर से लॉक कर ले और जब तक मैं ना कहूं खोलना मत, मैंने कहा और दरवाजे का हैंडल पकड़ा। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, शैतान मोड़ की बर्फीली हवा ने एक छांटे की तरह मेरे चेहरे पर चोट की। बाहर का अंधेरा इतना घना था कि जैसे किसी ने पूरी दुनिया पर कालिख पोत दी हो। ट्रक की केबिन लाइट की वजह से मेरी आंखें अंधेरे की आदी नहीं थीं। मैंने टॉर्च जलाई। उसकी पीली रोशनी अंधेरे में एक कांपती हुई लकीर बना रही थी, जो कुछ ही फीट आगे जाकर दम तोड़ देती थी। मैंने पंकज को दरवाजा बंद करने का इशारा किया और खट की आवाज के साथ केबिन अंदर से लॉक हो गया। अब मैं बाहर अकेला था। चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा था। हवा की साई साई की आवाज ऐसी लग रही थी जैसे कोई रो रहा हो। मैंने हिम्मत करके ट्रक का एक चक्कर लगाना शुरू किया। मेरे हर कदम के साथ मेरे जूतों के नीचे कंकड़ियों के टूटने की आवाज भी बहुत तेज लग रही थी। मैं बार बार अपनी टॉर्च की रोशनी को चारों तरफ घुमा रहा था। पेड़ों की परछाइयां किसी भयानक राक्षस की तरह लग रही थीं। मुझे हर पल यह डर था कि कहीं से वो औरत फिर से सामने ना आ जाए। मैं कांपते हुए हाथों से कंटेनर के पिछले हिस्से तक पहुंचा। मैंने टॉर्च की रोशनी उस मजबूत सील पर डाली। कंपनी की ऑफिशियल नंबरी सील अपनी जगह पर वैसी की वैसी ही लगी हुई थी। तालों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई थी। अंदर जाने या बाहर आने का कोई रास्ता नहीं था। मेरा दिमाग चकरा गया। अगर कोई अंदर बाहर नहीं जा सकता तो वो आवाजें, वो धमाका, वो सब क्या था? क्या वो कीमती टरबाइन अपनी जगह से हिलकर दीवार से टकराई थी? लेकिन वो तो लोहे की मोटी जंजीरों से मजबूती से बंधी हुई थी।
मैं इन सवालों में उलझा हुआ ट्रक के अगले हिस्से की तरफ बढ़ा। मुझे इंजन देखना था। मैं कोई बहुत बड़ा मैकेनिक तो नहीं था, लेकिन ड्राइवरी करते करते इतना तो सीख ही गया था कि छोटी मोटी गड़बड़ी पकड़ सकूं। मैंने कांपते हुए हाथों से बोनट उठाया। टॉर्च की रोशनी में मैंने पूरे इंजन का जायजा लिया। कोई तार टूटा हुआ नहीं था, कोई पाइप लीक नहीं कर रहा था। सब कुछ अपनी जगह पर सही सलामत था। ऐसा लग रहा था जैसे इंजन ने बस अपनी मर्जी से काम करना बंद कर दिया हो। मैं निराश होकर बोनट पर हाथ रखकर खड़ा हो गया। तभी मुझे फिर से एक आवाज सुनाई दी। वो एक सिसकी थी, एक औरत के रोने की दबी दबी सी आवाज। वो आवाज उसी दिशा से आ रही थी जहां वो तालों वाला मनहूस पेड़ था। मैंने तुरंत अपनी टॉर्च उस तरफ घुमाई। पेड़ की टहनियों पर लटके सैकड़ों ताले अंधेरे में चमक रहे थे, लेकिन वहां कोई नहीं था। और जैसे ही मेरी रोशनी वहां पड़ी, वो सिसकियों की आवाज बंद हो गई। अब मेरा डर अपनी हदें पार कर रहा था। मैंने गुस्से और हताशा में बोनट जोर से बंद कर दिया। धम्म की आवाज पूरी घाटी में गूंज गई। मैं हार मानकर वापस केबिन की तरफ मुड़ने ही वाला था कि तभी मेरी टॉर्च की रोशनी एक जगह पर अटक गई। इंजन के नीचे डीजल की मेन पाइपलाइन पर कुछ चमक रहा था। मैं झुककर ध्यान से देखने लगा, और जो मैंने देखा उसे मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। डीजल की मोटी पाइप पर एक छोटा सा पुराना झंग लगा हुआ ताला कसा हुआ था। वो ताला पाइप पर इतनी मजबूती से जकड़ा हुआ था कि उसने पाइप को पिचका दिया था, जिससे इंजन तक जाने वाला तेल का रास्ता पूरी तरह बंद हो गया था। मैं सदमे में उसे देखता रह गया। वो बिल्कुल वैसा ही ताला था जैसा वो बूढ़ा आदमी बेच रहा था। लेकिन ये यहां कैसे आया? इसे किसने लगाया? मैं तो ट्रक चला रहा था। ये नामुमकिन था। ये कोई इंसानी काम नहीं था। ये कुछ और था। ये कोई अलौकिक शक्ति थी जो हमें यहां रोकना चाहती थी। मेरे दिमाग में उस बूढ़े आदमी की बात गूंजी। बुरी किस्मत को बांधने के लिए ताले की जरूरत पड़ती है। उस शैतान ने मेरी किस्मत नहीं, मेरे ट्रक को ही बांध दिया था। अब मेरे अंदर का डर गुस्से में बदल गया। मैं इस तरह हार नहीं मान सकता। मैंने अपनी लोहे की रॉड उठाई और उस ताले पर दे मारी। टन की आवाज हुई, लेकिन ताले को कुछ नहीं हुआ। वो झंग लगा हुआ पुराना सा ताला किसी फौलाद की तरह मजबूत था। मैंने फिर से वार किया, और फिर से मैं पूरी ताकत से उस पर वार करता रहा। मेरे हर वार की आवाज उस वीरान घाटी में एक भयानक गूंज पैदा कर रही थी। जैसे जैसे मैं उस ताले को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, मेरे चारों तरफ का माहौल और भी ज्यादा भयानक होता जा रहा था। कोहरा और भी घना होकर मुझे घेरने लगा, और फिर मुझे वो फुसफुसाहटें फिर से सुनाई देने लगी। इस बार वो ज्यादा साफ थी। एक औरत की आवाज थी जो टूटे फूटे शब्दों में कह रही थी, चले जाओ, यहां से चले जाओ। और फिर एक बच्चे की आवाज, मेरा खिलौना, मेरा ट्रक। मैं उन आवाजों को नजरअंदाज करके पागलों की तरह उस ताले पर अपनी पूरी ताकत से वार करता रहा। और फिर एक आखिरी जोरदार प्रहार के बाद क्रैक की आवाज के साथ वो ताला टूट गया और जमीन पर गिर पड़ा। ताले के टूटते ही जैसे कोई जादू हुआ हो, वो डरावनी फुसफुसाहटें बंद हो गईं। कोहरा भी हल्का सा छूटता हुआ महसूस हुआ। मैंने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। मैं भागकर ट्रक के केबिन में चढ़ा और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। पंकज डरा सहमा मुझे देख रहा था। मैंने हांफते हुए उसे बताया कि किसी ने फ्यूल पाइप पर ताला लगा दिया था। मैंने कांपते हुए हाथों से जेब से चाबी निकाली, उसे इग्निशन में लगाया और अपने भगवान को याद करके घुमा दिया। इंजन एक दो बार खांसा और फिर एक गड़गड़ाहट के साथ जिंदा हो गया। हेडलाइट्स एक बार फिर जल उठी और उन्होंने अंधेरी सड़क को चीर दिया। हमारी जान में जान आई। हम बच गए थे। मैंने जल्दी से गियर डाला और ट्रक को आगे बढ़ाया, लेकिन यह राहत भी बस कुछ पलों की ही मेहमान थी। जैसे ही हमने ट्रक को कुछ फीट आगे बढ़ाया, हमारी हेडलाइट्स ने सड़क पर जो नजारा दिखाया, उसे देखकर हमारा बचा खुचा खून भी सूख गया। सड़क पर हमसे 100-200 फीट आगे वो औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके बगल में एक छोटा सा बच्चा, कोई 7-8 साल का लड़का, उसका हाथ पकड़कर खड़ा था, और उन दोनों के बगल में वो ढाबे वाला बूढ़ा आदमी खड़ा था। वो तीनों एक भयानक भुतहा परिवार सड़क के बीचों बीच खड़े होकर हमें घूर रहे थे। वे कुछ कर नहीं रहे थे, बस चुपचाप खड़े थे, हमारा रास्ता रोके हुए। हम दोनों जहां के तहां जम गए। इंजन चल रहा था, ट्रक आगे बढ़ने को तैयार था, लेकिन हमारा रास्ता बंद था। हम एक अलौकिक जाल से निकलकर दूसरे में फंस गए थे। इस बार वो बूढ़ा आदमी हमलावर नहीं लग रहा था। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया
जैसे हमें रुकने का इशारा कर रहा हो। औरत का चेहरा अभी भी उसी खामोश दर्द में डूबा हुआ था और वो बच्चा, वो बस एक तक हमें घूर रहा था। उसकी आंखें भी अपनी मां की तरह ही खाली और काली थीं। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। हॉर्न बजाऊं? क्या इनके ऊपर से ट्रक चढ़ा दूं? ये इंसान है भी या नहीं? तभी पंकज, जो अब तक लगभग बेहोशी की हालत में था, डर के मारे जोर से चीखा, लेकिन वो सामने नहीं देख रहा था। उसकी उंगली ट्रक के पिछले हिस्से की तरफ उठी हुई थी। भाई, वो देखो, वो हकलाया। मैंने उसकी नजर का पीछा करते हुए अपने साइड वाले शीशे में देखा। शीशे में मुझे अपने बंद कंटेनर का साइड का हिस्सा दिख रहा था। केबिन की हल्की रोशनी में मुझे जो दिखा, उससे मेरी आत्मा तक कांप गई। कंटेनर की धातु की मोटी चादर पर किसी ने खुरच खुरच कर लिखा था। लिखावट किसी बच्चे की थी, टेढ़ी मेढ़ी और भद्दी। सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, मत जाओ। कंटेनर की ठंडी धातु पर खुरचे हुए वो 2 शब्द किसी बच्चे की टेढ़ी मेढ़ी लिखावट में हमारी आंखों के सामने थे। बाहर सड़क पर वो भुतहा परिवार खामोश खड़ा हमें घूर रहा था। ट्रक का इंजन चल रहा था, लेकिन हम 1 इंच भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। हम एक ऐसे अजीबोगरीब चक्रव्यूह में फंस गए थे जहां आगे बढ़ना भी मौत को बुलावा देना लग रहा था और रुके रहना भी। मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया था। ये क्या हो रहा था? ये आत्माएं हमें मारना चाहती थीं या कुछ और? अगर उन्हें हमें नुकसान ही पहुंचाना होता तो जब मैं ट्रक के बाहर अकेला था, वो मुझ पर हमला कर सकती थी। जब हमारा ट्रक बंद पड़ा था, वो हमें आसानी से अपना शिकार बना सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने फ्यूल पाइप पर ताला लगाया, हमें रोका, और अब ये संदेश, मत जाओ। पंकज, जो अब तक डर से कांप रहा था, अचानक मेरी तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में डर के साथ साथ एक अजीब सी समझदारी की चमक थी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, भाई, मुझे लगता है ये हमें मारना नहीं चाहते। ये हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमें आगे जाने से रोक रहे हैं। उसकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ये कोई चेतावनी थी? तभी सामने खड़े उस बूढ़े आदमी की आत्मा ने धीरे से अपना हाथ उठाया। उसका हाथ हमारी तरफ नहीं, बल्कि हमारे आगे सड़क के पार अंधेरे की तरफ उठा हुआ था, जैसे वो हमें आगे किसी चीज के बारे में बता रहा हो, किसी आने वाले खतरे से आगाह कर रहा हो। उसकी खाली बेजान आंखें भी उसी दिशा में देख रही थीं। हम कुछ समझ पाते इससे पहले ही रात की खामोशी एक तेज आवाज से टूट गई। वो आवाज दूर से आई थी, लेकिन बिल्कुल साफ थी। वो किसी ट्रक के हॉर्न की आवाज थी, जो शायद हमसे कुछ किलोमीटर आगे ही था। हॉर्न की आवाज के तुरंत बाद एक इंसान की दिल दहला देने वाली चीख गूंजी, और उसके बाद धातु के मुड़ने और टकराने की एक भयंकर गड़गड़ाहट उस पूरी घाटी में ऐसे गूंजी जैसे पहाड़ टूटकर गिर गया हो। एक भयानक क्रैश, और जैसे ही उस क्रैश की गूंज खत्म हुई, मैंने सामने सड़क की तरफ देखा। सड़क खाली थी। वो तीनों आत्माएं, वो बूढ़ा आदमी, वो औरत और वो बच्चा गायब हो चुके थे, जैसे वो कभी वहां थे ही नहीं। उनका काम पूरा हो गया था। अब केबिन में एक ऐसी खामोशी थी जो हजारों आवाजों से ज्यादा भारी थी। उस क्रैश की गूंज अभी भी हमारे कानों में थी। अगर हमारा ट्रक खराब ना हुआ होता, अगर उस फ्यूल पाइप पर वो ताला न लगा होता, अगर ये आत्माएं हमारा रास्ता रोककर खड़ी ना होती, तो अभी कुछ देर पहले जो चीख हमने सुनी थी, वो शायद हमारी होती। जिस ट्रक के खाई में गिरने की आवाज आई थी, वो शायद हमारा राजा होता। यह एहसास मेरे पूरे जिस्म में एक बर्फीली लहर की तरह दौड़ गया। वो हमें डरा नहीं रहे थे, वो हमें बचा रहे थे। पंकज अब सिसक सिसक कर रो रहा था। देखा भाई, उसने कहा, मैंने कहा था ना, आगे खतरा है, हम मर जाते आज अगर वो हमें ना रोकते। मेरा गला सूख गया था, मैं कुछ बोल नहीं पाया, बस स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ लिया। अब मेरे सामने एक नई दुविधा थी, एक नया डर। हम एक अनजाने खतरे से तो बच गए थे, लेकिन अब आगे क्या था? इस सड़क पर ऐसा क्या था जो ड्राइवरों की जान ले रहा था? पंकज ने हाथ जोड़ लिए। भाई, भगवान के लिए अब मान जाओ, चलो वापस चलते हैं। मैं एक पल भी और यहाँ नहीं रुक सकता। सुबह होते ही हम वापस उस ढाबे पर चले जाएंगे। जिंदा रहे तो नौकरी फिर मिल जाएगी। मैं जानता था कि वो सही कह रहा था, लेकिन इस संकरी खतरनाक सड़क पर रात के अंधेरे में इतने बड़े ट्रक को वापस मोड़ना मौत को दावत देने जैसा था। एक छोटी सी गलती और हम भी उसी खाई में होते। मैंने एक फैसला किया, एक ऐसा फैसला जो शायद हमारी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला था। हम वापस नहीं जाएंगे, मैंने मजबूत आवाज में कहा,
और न ही हम आगे जाएंगे, हम यहीं रुकेंगे। सुबह की पहली किरण निकलने का इंतजार करेंगे। दिन के उजाले में देखेंगे कि आगे क्या है और फिर फैसला करेंगे। यह एक तरह का समझौता था मेरे डर और मेरी जिम्मेदारी के बीच। लेकिन इसका मतलब यह भी था कि हमें अपनी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात इसी भुताहा जगह पर गुजारनी थी। वो रात शायद कभी खत्म ही नहीं होगी, ऐसा लग रहा था। हमने केबिन की लाइट बंद कर दी ताकि हम किसी का ध्यान अपनी तरफ न खींचें। हम अंधेरे में चुपचाप बैठे रहे। सोने की तो कोई सोच भी नहीं सकता था। बाहर हर छोटी सी आवाज, हवा से हिलते पत्तों की सरसराहट भी हमारे दिलों की धड़कनें बढ़ा देती थी। मैं बार बार साइड वाले शीशे में उस खुरचे हुए संदेश को देखता, मत जाओ। जो कुछ घंटे पहले एक धमकी लग रहा था, अब एक आशीर्वाद की तरह महसूस हो रहा था। उन अनजानी आत्माओं ने हमारी जान बचाई थी। वो शैतान नहीं, हमारे रक्षक थे। घंटों के इंतजार के बाद आखिरकार आसमान का रंग बदलना शुरू हुआ। पूरब की दिशा में एक हल्की सी नीली रोशनी फैली और धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे से सूरज की पहली किरणें झांकने लगीं। दिन के उजाले ने जैसे हमारे अंदर थोड़ी हिम्मत भर दी। मैंने एक गहरी सांस ली। ट्रक स्टार्ट किया। इंजन पहली ही बार में चालू हो गया। हमने फैसला किया कि हम बहुत धीरे धीरे और सावधानी से आगे बढ़ेंगे। लगभग 3-4 किलोमीटर आगे जाने के बाद हमें वो जगह दिखी। सड़क का एक किनारा टूटा हुआ था। ताजा टूटे हुए टायर के निशान जमीन पर छपे हुए थे और नीचे खाई में एक ट्रक उल्टा पड़ा था। उसका मलबा चारों तरफ बिखरा हुआ था। वो बिल्कुल हमारे ट्रक जैसा ही लग रहा था। वहां पर पुलिस की एक जीप और कुछ स्थानीय लोग जमा थे। बचाव का काम चल रहा था। मैंने ट्रक को सड़क के किनारे रोका और नीचे उतरा। पंकज ट्रक में ही बैठा रहा। उसकी हिम्मत वो भयानक मंजर देखने की नहीं थी। मैं धीरे धीरे उस भीड़ की तरफ बढ़ा। वहां एक अधेड़ उम्र का पुलिस वाला खड़ा था, जो शायद वहां का इंचार्ज था। उसकी वर्दी और चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। मैंने उसके पास जाकर पूछा, साहब, ये कब और कैसे हुआ? उस पुलिस वाले ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। शायद यह समझने की कोशिश कर रहा था कि मैं कौन हूं। फिर उसने एक ठंडी सांस भरी और बोला, वही कहानी है भाई, जो इस शैतान मोड़ पर हर कुछ महीने में दोहराई जाती है। रात का वक्त था, ड्राइवर का ध्यान भटका होगा और गाड़ी सीधी खाई में चली गई। बचने का कोई मौका ही नहीं मिलता यहाँ। मैंने हिम्मत करके पूछा, साहब, मैंने सुना है कि यह जगह ठीक नहीं है। मतलब कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ। मेरी बात सुनकर वो पुलिस वाला हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में कोई खुशी नहीं थी, बस एक गहरी उदासी थी। वो मुझे भीड़ से थोड़ा किनारे ले गया। तुम ड्राइवर हो, इसलिए तुम्हें बताता हूं, उसने धीमी आवाज में कहा। तुम लोग इसे वहम कहो या कुछ और, लेकिन हम जो यहाँ रहते हैं, हम जानते हैं कि सच क्या है। सालों पहले इसी घाटी में एक ट्रक ड्राइवर रहता था, अपनी बीवी और एक छोटे से बेटे के साथ। बहुत भला आदमी था। इसी रास्ते पर ट्रक चलाकर अपना घर चलाता था, लेकिन उसकी तरक्की से यहाँ के एक बड़े ट्रांसपोर्ट माफिया को जलन होने लगी। वो इस पूरे रूट पर अपना कब्जा चाहता था। वो पुलिस वाला रुका। उसने खाई में पड़े मलबे की तरफ देखा और फिर बोला, एक रात उस माफिया ने धोखे से उस ड्राइवर के ट्रक के ब्रेक फेल करवा दिए। इसी मोड़ पर उसका ट्रक बेकाबू होकर खाई में गिर गया। वो, उसकी बीवी और उसका मासूम बेटा तीनों मौके पर ही खत्म हो गए। उस ड्राइवर का बूढ़ा बाप भी था, जो इस सदमे से पागल हो गया और कुछ महीने बाद इसी सड़क पर भटक भटक कर मर गया। मैं सन्न होकर उसकी बातें सुन रहा था। उसने आगे कहा, कहने वाले कहते हैं कि वो परिवार इस घाटी को छोड़कर कभी गया ही नहीं। उनका शरीर मर गया, पर उनकी आत्मा यहीं रह गई। वो बूढ़ा बाप, वो औरत और वो बच्चा आज भी यहीं भटकते हैं। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। वो बस दूसरे ड्राइवरों को बचाने की कोशिश करते हैं। वो नहीं चाहते कि जो उनके साथ हुआ वो किसी और के साथ हो। वो रात में ट्रकों को रोकते हैं, कभी सड़क पर खड़े होकर तो कभी तुम्हारे जैसे ड्राइवरों की गाड़ी खराब करके। ज्यादातर ड्राइवर उन्हें भूत समझकर डर जाते हैं और रफ्तार बढ़ा देते हैं, और नतीजा तुम्हारे सामने है। तुम खुशकिस्मत हो कि तुम रुक गए। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी थी। वो बूढ़ा आदमी, वो औरत, वो बच्चा, वो भूत नहीं, फरिश्ते थे। मेरे दिमाग में कंटेनर के अंदर से आई खरोंचों की आवाज गूंजी। मैंने पुलिस वाले से पूछा, और उनका बेटा? पुलिस वाले ने कहा, कहते हैं उस बच्चे को ट्रकों से बहुत प्यार था। शायद वो तुम्हारे ट्रक को देखकर बस खेलने की कोशिश कर रहा हो। तुम्हें बता रहा हो कि आगे मत जाओ।
मैं कांपते हुए उस पुलिस वाले का शुक्रिया अदा करके वापस अपने ट्रक की तरफ चल पड़ा। मेरे दिमाग में सब कुछ साफ हो गया था। वो खरोंचे, वो संदेश, वो चेतावनी, सब एक पहेली की तरह जुड़ गया था। मैंने केबिन में आकर पंकज को सारी कहानी बताई। सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। हम दोनों के दिल में उन आत्माओं के लिए डर की जगह एक अजीब सी श्रद्धा और दुख ने ले ली थी। लेकिन अब मेरे दिल में एक नए और ज्यादा वास्तविक डर ने जन्म ले लिया था। वो पुलिस वाला, उसने एक ट्रांसपोर्ट माफिया का जिक्र किया था। एक ऐसा आदमी जो अपने रास्ते से किसी को भी हटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। मैंने अपने कंसाइनमेंट के कागजात निकाले। मेरी डिलीवरी का पता एक ऐसे पावर प्लांट का था जो यहां से कुछ ही घंटों की दूरी पर एक बहुत ही सुनसान और अलग थलग इलाके में था। मेरे इस कीमती माल और मेरे रास्ते के बारे में किसे पता था? मेरी कंपनी को, और शायद उसे जिसे मेरी कंपनी ने बताया हो। मेरे दिमाग में एक भयानक विचार कौन था? कहीं कोई मेरे ट्रक के पीछे तो नहीं पड़ा? कहीं ये कीमती मशीन मुझसे छीनने की कोई साजिश तो नहीं? खतरा भुतहा नहीं था, खतरा इंसानी था। और इंसान का लालच किसी भी भूत प्रेत से ज्यादा खतरनाक होता है। मैंने साइड वाले शीशे में देखा। मत जाओ शब्द अभी भी वहां खुदे हुए थे। वो आत्माएं मुझे सिर्फ इस मोड़ के खतरे से नहीं, बल्कि शायद आगे आने वाले एक बहुत बड़े खतरे से आगाह कर रही थी। अब मुझे यह डिलीवरी पूरी करनी ही थी, लेकिन एक नए एहसास के साथ। मैं अब सिर्फ एक खतरनाक सड़क पर नहीं, बल्कि किसी शातिर शिकारी के बिछाए हुए जाल की तरफ बढ़ रहा था। मेरे रक्षक तो पीछे छूट गए थे। अब आगे मेरे शिकारी मेरा इंतजार कर रहे थे। ट्रक के केबिन में छाई खामोशी में मेरे और पंकज के दिमाग में एक ही तूफान चल रहा था। अब हमारा दुश्मन कोई भूत प्रेत, कोई आत्मा नहीं थी, बल्कि जीता जागता, सांस लेता हुआ इंसान था। एक ऐसा शिकारी जो अपने लालच के लिए किसी की भी जान ले सकता था। शैतान मोड़ का भुतहा रहस्य अब एक सोची समझी इंसानी साजिश के खतरनाक राज में बदल चुका था। वो आत्माएं तो रक्षक थीं, असली शैतान तो इंसान के भेष में हमारा इंतजार कर रहा था। पंकज ने डर और गुस्से से भरी आवाज में कहा, भाई अब क्या करें? पुलिस के पास चलें, उन्हें सब कुछ बता देते हैं। मैंने एक गहरी सांस ली। और उनसे कहेंगे क्या कि कुछ आत्माओं ने हमें बचाया है और हमें शक है कि कोई हमें मारना चाहता है? हमारे पास कोई सबूत नहीं है पंकज, बस एक कहानी है जिस पर कोई यकीन नहीं करेगा। हो सकता है यहाँ की पुलिस भी उस माफिया से मिली हुई हो। हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। पंकज का चेहरा उतर गया। तो फिर क्या, यहीं बैठे रहें या वापस चले जाएं? नहीं, मैंने दृढ़ता से कहा। वापस जाना हार मानने जैसा होगा, और सेठ जी का भरोसा तोड़ना भी। हम आगे ही जाएंगे, लेकिन उनके तरीके से नहीं, अपने तरीके से। अब हम शिकार नहीं, शिकारी की तरह सोचेंगे। मेरी आंखों में एक नया संकल्प था। डर अभी भी था, लेकिन अब उसके साथ एक लड़ने की जिद भी शामिल हो गई थी। पंकज मुझे हैरानी से देखने लगा। मैंने उसे अपनी योजना समझानी शुरू की। देखो, जो भी हमारा इंतजार कर रहा है वो यह सोच रहा है कि हम सीधे साधे ड्राइवर हैं जो तय रास्ते पर तय समय पर अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। वो हाईवे पर ही कहीं हमारा इंतजार कर रहे होंगे, एक और एक्सीडेंट करने के लिए। हमें बस उनकी इसी सोच को गलत साबित करना है। हमें वो करना है जो वो सोच भी नहीं सकते। मैंने अपनी योजना के बिंदु उसके सामने रखे। 1, धोखा। सबसे पहले हम उन्हें यह यकीन दिलाएंगे कि हम उनके जाल में फंस रहे हैं, लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं। 2, संचार बंदी। मैं कंपनी का दिया हुआ मेन जीपीएस ट्रैकर बंद कर दूंगा। यह कंपनी के नियमों के खिलाफ है, लेकिन हमारी जान से बढ़कर नहीं। हम मेरे पर्सनल फोन के ऑफलाइन नक्शे का इस्तेमाल करेंगे। 3, रास्ता बदलना। पावर प्लांट तक जाने वाले मेन हाईवे को हम छोड़ देंगे। हम किसी छोटे गांव से गुजरने वाले रास्ते को पकड़ेंगे। भले ही उसमें ज्यादा वक्त लगे, लेकिन वो हमें घात लगाकर बैठे शिकारियों से बचा सकता है। 4, जानकारी। रास्ता बदलने से पहले हम अगले छोटे शहर में रुकेंगे। वहां हम खाने पीने का सामान लेंगे और सबसे जरूरी उन छोटे रास्तों और पावर प्लांट के आसपास के इलाके के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। पंकज की आंखों में अब डर की जगह एक चमक थी। वो अब सिर्फ एक लाचार हेल्पर नहीं था, बल्कि इस खतरनाक खेल में मेरा साथी बन चुका था। उसने सिर हिलाकर कहा, ठीक है भाई, जैसा आप कहो। हम इन हरामखोरों को दिखा देंगे कि हम लखनऊ के ड्राइवर हैं, कोई भेड़ बकरी नहीं। उसके अंदर आया ये बदलाव देखकर मुझे भी हिम्मत मिली। हम अकेले नहीं थे, हम एक टीम थे।
हमने ट्रक उस मनहूस क्रैश साइट से आगे बढ़ाया। अब हमारा हर एक हाव भाव बदल चुका था। हम अब सड़क के नजारों का आनंद नहीं ले रहे थे, बल्कि हर एक गाड़ी, हर एक इंसान को शक की निगाह से देख रहे थे। हमारे पीछे से गुजरने वाली हर गाड़ी ऐसी लगती जैसे वो हमारा पीछा कर रही हो। लगभग 2 घंटे ड्राइव करने के बाद हम एक छोटे से कस्बे में पहुंचे। पहाड़ों के बीच बसा एक आम सा कस्बा, जहां जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। ये उस वीरान हाईवे के माहौल से बिल्कुल अलग था, लेकिन हमारे लिए यहाँ भी एक अनजाना तनाव था। योजना के मुताबिक मैंने पंकज को ट्रक से पैसे देकर कुछ खाने पीने का सामान और पानी की बोतलें लाने भेजा, ताकि अगर हमें लंबे समय तक कहीं रुकना पड़े तो कोई दिक्कत ना हो। और मैं खुद जानकारी इकट्ठा करने के लिए एक चाय की दुकान पर चला गया, जहां कुछ लोकल ड्राइवर और टैक्सी वाले जमा थे। मैंने एक चाय का ऑर्डर दिया और एक बूढ़े से दिखने वाले टैक्सी ड्राइवर के पास बैठ गया। मैंने बातों बातों में बड़े ही आम तरीके से उससे पूछा, चाचा, ये आगे जो नया पावर प्लांट बन रहा है, उसका रास्ता यहीं से ठीक रहेगा ना, हाईवे वाला? मेरे सवाल पूछते ही उस बूढ़े ड्राइवर ने मुझे एक अजीब सी निगाह से देखा। उसने अपनी चाय का गिलास नीचे रखा और अपनी आवाज धीमी करते हुए बोला, बाहर के लगते हो बेटा। मैंने हाँ में सिर हिलाया। तो मेरी एक सलाह मान लो, उसने कहा। अगर जान प्यारी है तो उस हाईवे से मत जाना। वो सड़क नहीं, माफिया की जागीर है। वहां बड़े ट्रांसपोर्टर का राज चलता है। बाहर की गाड़ी, खासकर जिस पर कीमती माल हो, वहां से सही सलामत निकल जाए, ऐसा बहुत कम होता है। कब कौन सी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए कोई नहीं जानता। उसकी बातें सुनकर मेरे सीने में एक ठंड सी दौड़ गई। मेरे सारे शक सच साबित हो रहे थे। मैंने अपनी घबराहट छुपाते हुए पूछा, तो फिर कोई और रास्ता नहीं है क्या? उस बूढ़े ड्राइवर ने आसपास देखा और फिर मेरी तरफ झुककर और भी धीमी आवाज में बोला, एक रास्ता है, कच्चा और लंबा है। यहां से कटकर पहाड़ी गांवों के बीच से निकलता है। रास्ता खराब है, टाइम भी दुगना लगेगा, लेकिन वो रास्ता उन गिद्धों की नजर से दूर है। वहां इंसान रहते हैं, शैतान नहीं। उसने मुझे पास की एक दुकान से एक नक्शा खरीद कर उस पर वो कच्चा रास्ता मोटा मोटा समझा दिया। मैं समझ गया था कि हमारा जाल असली है और बहुत खतरनाक है। मैं उस ड्राइवर का शुक्रिया अदा करके वापस ट्रक पर आया। पंकज सामान लेकर आ चुका था। मैंने उसे सारी बात बताई। हमने एक पल भी नहीं गंवाया। मैंने कंपनी का जीपीएस बंद किया और जैसे ही हम कस्बे से बाहर निकले, मैंने ट्रक को मेन हाईवे से उतारकर उस संकरे कच्चे रास्ते पर मोड़ दिया जिसकी जानकारी हमें मिली थी। यह रास्ता बिल्कुल अलग था। ये ऊबड़ खाबड़ और धूल भरा था। सड़क के दोनों तरफ घने जंगल और बीच बीच में छोटे छोटे पहाड़ी गांव आ रहे थे। हमारी रफ्तार बहुत धीमी हो गई थी। ट्रक हिचकोले खा रहा था, लेकिन हमारा दिल अब ज्यादा शांत था। हमें लग रहा था कि हम शिकारियों की नजरों से बच निकले हैं। इस रास्ते पर कुछ ही देर चलने के बाद हमारे फोन के सिग्नल भी चले गए। अब हम पूरी तरह से दुनिया से कट चुके थे। हमारे पास बस वो हाथ का बना नक्शा और एक दूसरे का साथ था। शाम ढलने लगी थी। सूरज पहाड़ों के पीछे छिप रहा था और अंधेरा तेजी से फैल रहा था। हम एक और खतरनाक रात के लिए खुद को तैयार कर रहे थे, लेकिन इस बार हमारा डर अलौकिक नहीं बल्कि इंसानी था। हम एक सुनसान मोड़ से गुजर रहे थे। तभी हमें वो चीज दिखाई दी जिसे देखकर हमारी सारी शांति एक झटके में गायब हो गई। उस सुनसान गांव वाले रास्ते पर एक पेड़ के नीचे एक काले रंग की एसयूवी खड़ी थी। उसके शीशे भी काले थे और वो बिल्कुल वैसी ही गाड़ी थी जैसी फिल्मों में गुंडे और माफिया इस्तेमाल करते हैं। गाड़ी खाली थी, उसके आसपास कोई नहीं था। मेरे हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कस गए। ये यहां क्या कर रही है इस रास्ते पर? इसका मतलब उन्हें पता चल गया है। उन्हें पता चल गया है कि हमने रास्ता बदल दिया है। वो हमसे एक कदम आगे हैं। वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। एक पल के लिए मेरे मन में आया कि ट्रक को यहीं से वापस मोड़ लूं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने हमें देख लिया होगा। मैंने फैसला किया, रुकना मतलब मौत। हमें चलते रहना होगा। मैंने ट्रक की रफ्तार कम नहीं की। मैं सीधे उस एसयूवी के बगल से गुजर गया। मेरी आंखें सड़क पर थीं, लेकिन मेरा पूरा ध्यान उस गाड़ी पर था। पंकज शीशे से लगातार पीछे देख रहा था। हम उस एसयूवी से कुछ 100 मीटर ही आगे निकले होंगे कि पंकज की दबी हुई चीख निकली, भाई गाड़ी स्टार्ट हो गई। मैंने घबराकर अपने शीशे में देखा। उस काली एसयूवी की हेडलाइट्स जल उठी थी। उसने एक तेज मोड़ लिया और अब वो सड़क पर हमारे ठीक पीछे थी। शिकारी ने अपना जाल बदल दिया था।
वो अब हमारा इंतजार नहीं कर रहा था, वो अब हमारा पीछा कर रहा था। हम एक अनजान संकरे पहाड़ी रास्ते पर थे, जहां से भागने का कोई रास्ता नहीं था, और हमारे पीछे हमारा शिकारी तेजी से हमारी तरफ बढ़ रहा था। उसकी हेडलाइट्स शीशे में किसी भूखे जानवर की आंखों की तरह चमक रही थी। अब लुका छिपी का खेल खत्म हो चुका था, असली दौड़ अब शुरू हुई थी। शीशे में चमकती वो 2 हेडलाइट्स किसी शिकारी जानवर की आंखों जैसी थीं, जो अपने शिकार को दबोचने से पहले उसके साथ खेल रहा हो। काली एसयूवी हमारे पीछे ऐसे चिपक गई थी जैसे वो हमारे ट्रक की परछाई हो। उस संकरे घुमावदार रास्ते पर हमारे लिए भागने का कोई रास्ता नहीं था। हम जाल में फंस चुके थे और शिकारी हमारे ठीक पीछे था। मैं जानता था कि एक भारी भरकम माल से लदे ट्रक में मैं एक हल्की और ताकतवर एसयूवी को रफ्तार में कभी नहीं पछाड़ सकता। वो लोग बस सही मौके का इंतजार कर रहे थे, और वो मौका उन्हें जल्दी ही मिल गया। एक लंबे सीधे हिस्से पर एसयूवी ने रफ्तार बढ़ाई और हमारे बराबर में आ गई। अब हम दोनों गाड़ियां एक दूसरे से सटकर चल रही थीं, एक ऐसी सड़क पर जो मुश्किल से 1.5 गाड़ी के लिए बनी थी। मेरी दाईं तरफ पहाड़ की सख्त चट्टानें थीं और बाईं तरफ पंकज की साइड हजारों फीट गहरी खाई। एसयूवी का ड्राइवर लगातार मेरे ट्रक को खाई की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहा था। भाई, खाई खाई, पंकज जोर जोर से चिल्ला रहा था। वो मेरा दूसरा हाथ पैर बन चुका था, जो मुझे खाई से दूरी के बारे में लगातार आगाह कर रहा था। गाड़ियों के आपस में रगड़ने से धातु के घिसटने की एक भयानक आवाज पैदा हो रही थी। मेरे ट्रक के टायर खाई के किनारे से कंकड़ पत्थर नीचे गिरा रहे थे। एक पल के लिए मुझे लगा कि हमारा संतुलन बिगड़ जाएगा और हम सीधे नीचे जा गिरेंगे, लेकिन मैं इतने सालों से इन पहाड़ों पर ट्रक चला रहा था। मुझे अपने राजा की ताकत और उसके आकार का अंदाजा था। मैंने गुस्से में स्टीयरिंग व्हील को दाईं तरफ पहाड़ की तरफ घुमाया। मेरे ट्रक ने एक जोरदार झटका दिया और एसयूवी को चट्टानों की तरफ धकेल दिया। कुचले जाने के डर से एसयूवी के ड्राइवर को ब्रेक लगाकर पीछे हटना पड़ा। यह हमारी छोटी सी जीत थी। हमने उन्हें दिखा दिया था कि हम आसानी से हार नहीं मानेंगे, लेकिन वो भी कच्चे खिलाड़ी नहीं थे। पीछे हटते ही उन्होंने अपनी रणनीति बदल दी। अब वो हमारे ट्रक के पिछले हिस्से में जोर जोर से टक्कर मारने लगे। हर टक्कर के साथ हमारा ट्रक बुरी तरह हिल जाता। मेरा ध्यान सड़क पर से भटक रहा था। उनका मकसद साफ था, वो हमें अस्थिर करके हमारा नियंत्रण खत्म करना चाहते थे। केबिन के अंदर का सामान इधर उधर गिर रहा था। पीछे बंधी करोड़ों की मशीन भी हर टक्कर पर जोर से हिल रही थी। मुझे डर था कि कहीं उसकी जंजीरें न टूट जाएं। मेरा दिमाग तेजी से काम कर रहा था। मैं बस भागता नहीं रह सकता था। मुझे कुछ करना था, कुछ ऐसा जो इस खेल को हमेशा के लिए खत्म कर दे। तभी मेरे दिमाग में उस बूढ़े टैक्सी ड्राइवर की बात कौन थी। उसने मुझे जो नक्शा बनाकर दिया था, उस पर एक जगह का जिक्र किया था। एक पुराना जर्जर लकड़ी का पुल जो एक गहरी खाई के ऊपर बना था। उसने मुझे चेतावनी दी थी कि उस पुल को बहुत सावधानी से पार करना, क्योंकि वो बहुत वजन शायद न सह पाए। एक पल में मेरे दिमाग में एक खतरनाक योजना ने जन्म लिया। ये एक ऐसा दांव था जिसमें हमारी जान भी जा सकती थी, लेकिन ये हमारा एकमात्र मौका भी था। मैंने चिल्लाकर पंकज को योजना समझानी शुरू की। मेरी आवाज ट्रक के शोर और टक्करों की आवाज में डूब रही थी। पंकज, आगे एक पुराना लकड़ी का पुल है, बहुत कमजोर है। हमें उनसे पहले उस पुल को पार करना होगा और फिर हमें उन्हें रोकना होगा। पंकज ने घबराकर मेरी तरफ देखा। कैसे भाई, हम क्या करेंगे? बस तू देखता जा, मैं चिल्लाया। पीछे से एक और जोरदार टक्कर लगी। इस बार टक्कर इतनी तेज थी कि मेरे हाथ से स्टीयरिंग व्हील लगभग छूट ही गया था। अब और देर करना मौत को दावत देना था। मैंने नक्शे का अंदाजा लगाया। वो पुल बस कुछ ही किलोमीटर दूर होना चाहिए। मैंने ट्रक का एक्सेलरेटर पूरी तरह से दबा दिया। इंजन अपनी पूरी ताकत से दहाड़ने लगा और हमारा ट्रक आगे की तरफ लपका। हमने एसयूवी और अपने बीच कुछ 100 मीटर का फासला बना लिया और फिर हमें वो पुल दिखाई दिया। वो नक्शे के विवरण से भी कहीं ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। लकड़ी के मोटे मोटे फट्टे जो शायद सालों से बदले नहीं गए थे, और उन्हें संभालने के लिए लगी लोहे की मोटी रस्सियां भी झंग खा चुकी थीं। उसके नीचे एक काली गहरी खाई थी, जिसकी गहराई का अंदाजा लगाना भी नामुमकिन था। यही हमारा मौका था, करो या मरो। मैंने भगवान का नाम लिया और ट्रक को सीधे उस पुल पर चढ़ा दिया। जैसे ही हमारे ट्रक का वजन उस पर पड़ा, पुल के नीचे से लकड़ी के चरमराने और टूटने की एक भयानक आवाज आई।
पूरा पुल किसी झूले की तरह हिलने लगा। पंकज ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली थी। हर एक पल ऐसा लग रहा था जैसे पुल अभी टूट कर नीचे गिर जाएगा, लेकिन मेरे राजा ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। हम किसी तरह उस कांपते हुए, चरमराते हुए पुल को पार कर गए। जैसे ही हमारे ट्रक के पिछले टायर ने पुल की जमीन को छोड़ा, वो काली एसयूवी तेजी से पुल पर चढ़ी। अब मेरी योजना के दूसरे हिस्से की बारी थी। मैंने पूरी ताकत से ट्रक के ब्रेक लगा दिए। ट्रक एक दर्दनाक चीख के साथ रुका। इतने भारी वजन और तेज रफ्तार के कारण अचानक ब्रेक लगने से एक जबरदस्त झटका लगा। योजना के तहत मैंने कुछ देर पहले ही उस कीमती टरबाइन को बांधने वाली एक सबसे भारी और मोटी लोहे की जंजीर का हुक ढीला कर दिया था। ब्रेक लगने के झटके से वो ढीली जंजीर किसी विशालकाय सांप की तरह हवा में लहराई और ट्रक के पिछले हिस्से से फिसलकर सीधे नीचे उस पुल के मुहाने पर जा गिरी, जहां से हमने अभी अभी पार किया था। अकेले उस जंजीर के गिरने से शायद कुछ न होता, लेकिन उस जर्जर पुल पर पहले से ही एसयूवी का वजन था। जंजीर का अतिरिक्त वजन और उसके गिरने का झटका पुल के लिए ताबूत की आखिरी कील साबित हुआ। कड़ाक की एक कान फाड़ देने वाली आवाज के साथ पुल के मुहाने पर लगे लकड़ी के मुख्य शहतीर टूट गए। एसयूवी का अगला हिस्सा एक झटके के साथ नीचे की तरफ धंस गया। उसके अगले दोनों टायर हवा में झूलने लगे। पुल का प्रवेश द्वार टूट चुका था और एसयूवी उस टूटे हुए हिस्से पर खाई के किनारे खतरनाक रूप से अटक गई थी। एसयूवी का संतुलन बिगड़ते ही उसके दरवाजे खुले और उसमें से दो हट्टे कट्टे आदमी बाहर कूदे। उनके चेहरे पर गुस्सा और हताशा साफ दिख रही थी। उन्होंने गंदी गंदी गालियां देते हुए अपनी कमर से पिस्तौल निकाली और हमारे ट्रक पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। गोलियां हमारे ट्रक की बॉडी से टकराकर चिंगारियां पैदा करने लगी। मैंने एक पल भी इंतजार नहीं किया। अब यहां रुकना बेवकूफी थी। मैंने फिर से एक्सेलरेटर दबाया और ट्रक को अंधेरे में भगा दिया। हम उन गुंडों और उनकी फंसी हुई गाड़ी को बहुत पीछे छोड़ आए थे। हम बच गए थे, हम जीत गए थे। केबिन में गहरी खामोशी थी। हम दोनों हाँफ रहे थे। हमारे शरीर डर और एड्रेनालाइन की वजह से अभी भी कांप रहे थे, लेकिन हम जिंदा थे। मैं ट्रक को उस खतरनाक इलाके से दूर ले जा रहा था। कुछ देर बाद जब मुझे यकीन हो गया कि अब कोई खतरा नहीं है, मैंने अपनी रफ्तार धीमी की। मैंने साइड वाले शीशे में देखा। कंटेनर पर खुरचे हुए वो शब्द, मत जाओ, अभी भी वहां थे। उन शब्दों को देखकर मेरे मन में उन आत्माओं के लिए एक श्रद्धा की भावना उमड़ आई। उन्होंने हमें सिर्फ शैतान मोड़ के खतरे से नहीं, बल्कि इन शैतानों से भी बचाया था। अगर वो हमें ना रोकते तो हम बहुत पहले ही इन लोगों के जाल में फंस चुके होते। मैं शीशे में पीछे आती सड़क को देख ही रहा था कि तभी मुझे कुछ ऐसा दिखा कि मेरी सांसें रुक गईं। एक पल के लिए, बस एक पल के लिए, मुझे शीशे के अक्स में सड़क की परछाई के ऊपर एक और परछाई दिखाई दी। वो एक धुंधली, लगभग पारदर्शी तस्वीर थी। वो उस छोटे बच्चे का चेहरा था, शैतान मोड़ वाले भूत का चेहरा। और इस बार वो रो नहीं रहा था। उसकी आंखों में वो खालीपन नहीं था, वो मुस्कुरा रहा था। एक बहुत ही प्यारी, मासूम सी मुस्कुराहट, जैसे वो हमें धन्यवाद कह रहा हो या हमें हमारी मंजिल के लिए शुभकामनाएं दे रहा हो। वो छवि एक पल में ही गायब हो गई, लेकिन उसका एहसास मेरे साथ रह गया। हम इंसानी शिकारियों से तो बच निकले थे, लेकिन हमारा अलौकिक रक्षक अभी भी हमारे साथ था। वो हम पर नजर रखे हुए था। अब हमें अपनी मंजिल तक का आखिरी सफर तय करना था, और मुझे पता था कि अब हम अकेले नहीं थे। रात के अंधेरे को चीरकर हम आगे बढ़ते जा रहे थे। हमारे पीछे टूटे हुए पुल पर हमारा दुश्मन फंसा हुआ था और आगे हमारी मंजिल हमारा इंतजार कर रही थी। केबिन के अंदर एक गहरी खामोशी थी। एड्रेनालाइन का नशा अब उतर रहा था और उसकी जगह एक गहरी, हड्डियों तक को कंपा देने वाली थकान ले रही थी। हम जिंदा थे, इस बात पर यकीन करना भी मुश्किल हो रहा था। पंकज चुपचाप खिड़की से बाहर देख रहा था। मैंने जब उसकी तरफ देखा तो पाया कि उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। शायद वो भी वही महसूस कर रहा था जो मैं कर रहा था। शीशे में उस बच्चे की मुस्कुराती हुई छवि देखने के बाद मेरे अंदर का सारा डर धुल गया था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी फरिश्ते ने मेरे सिर पर हाथ रख दिया हो। हम अकेले नहीं थे, हमारा रक्षक हमारे साथ था। जैसे जैसे सुबह का सूरज पहाड़ों के पीछे से निकला, रात का खौफ दिन की रोशनी में पिघलने लगा। जम्मू के पहाड़ों की खूबसूरती अब डरावनी नहीं, बल्कि सुकून देने वाली लग रही थी। कुछ घंटे और ड्राइव करने के बाद हम आखिरकार उस खतरनाक पहाड़ी रास्ते से निकलकर
वापस मुख्य हाईवे पर आ गए। यहाँ चौड़ी साफ सुथरी सड़क थी, गाड़ियां अपनी रफ्तार से चल रही थीं और दुनिया बिल्कुल सामान्य लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी बुरे सपने से जागकर हकीकत में लौट आए हों। हमने एक छोटे से साफ सुथरे ढाबे पर ट्रक रोका। यह हमारी पहली ढाबे की मुलाकात से बिल्कुल अलग था। हमने शांति से नाश्ता किया। किसी ने ज्यादा बात नहीं की, लेकिन यह खामोशी आरामदायक थी। ये दो ऐसे साथियों की खामोशी थी जो एक साथ मौत के मुंह से लौट कर आए थे। नाश्ते के बाद हमने ट्रक का मुआयना किया। उसकी बॉडी पर गोलियों के कई निशान थे और जगह जगह से वह पिचक गया था। यह निशान हमें उस रात की हकीकत का एहसास दिला रहे थे। अब हमारी मंजिल ज्यादा दूर नहीं थी। कुछ घंटों के सफर के बाद हम आखिरकार उस पावर प्लांट के विशाल गेट के सामने खड़े थे। जैसा कि कागजात में बताया गया था, यह एक बहुत ही सुनसान इलाके में बना था और इसके चारों तरफ ऊंची ऊंची बाड़ें लगी हुई थीं। सुरक्षा बहुत कड़ी थी। मैंने गेट पर खड़े गार्ड को अपने कागजात दिखाए। उसने मेरे कागजात देखे, फिर मेरे थके हुए चेहरे और मेरे ट्रक की हालत को शक की निगाह से देखा। उसने इंटरकॉम पर किसी से बात की और गेट खुल गया। अंदर प्लांट के सिक्योरिटी चीफ, एक रिटायर्ड फौजी अफसर, हमारा इंतजार कर रहे थे। वह एक कड़क मिजाज के इंसान लग रहे थे। उन्होंने कहा, तुम लोग लेट हो और तुम्हारे ट्रक को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी जंग के मैदान से आया हो। मैंने तय कर लिया था कि मैं पूरी सच्चाई नहीं बता सकता। मैंने सधे हुए शब्दों में कहा, सर, रास्ता बहुत खराब था। एक पुराने पहाड़ी रास्ते पर कुछ लोकल गुंडों से झगड़ा हो गया था। उन्होंने हमला करने की कोशिश की, लेकिन हम किसी तरह बच निकले। मेरी बात सुनकर उन चीफ साहब के चेहरे के भाव बदल गए। ऐसा लगा जैसे वह मेरी अनकही बातों को भी समझ गए हों। उन्होंने मुझसे कहा, तुम मेरे साथ मेरे ऑफिस में चलो, और अपने एक आदमी को ट्रक खाली करवाने का निर्देश दिया। उनके ऑफिस में उन्होंने दरवाजा बंद किया और मुझसे कहा, बेटा, मुझे पूरी कहानी बताओ, बिना कुछ छुपाए। उनकी आंखों में मुझे एक भरोसा नजर आया। मैंने एक गहरी सांस ली और उन्हें सब कुछ बता दिया। वह ढाबे वाला बूढ़ा आदमी, वह भुतहा परिवार, शैतान मोड़, टूटा हुआ पुल और वह पीछा करती हुई एसयूवी। मैंने कुछ भी नहीं छुपाया। मेरी पूरी बात सुनने के बाद वह कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने जो बताया उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। उन्होंने कहा, जिस ट्रांसपोर्ट माफिया के गुंडों से तुम भिड़े हो, उसका नाम रघुबीर सिंह है। वह पिछले कई महीनों से इस पावर प्लांट के प्रोजेक्ट को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। वह यहाँ के सप्लायरों को धमकाता है, कीमती सामान चोरी करवाता है और एक्सीडेंट भी करवाता है। तुम्हारी कंपनी को खास तौर पर निशाना बनाया गया था क्योंकि उन्होंने रघुबीर सिंह के खिलाफ जाकर यह कॉन्ट्रैक्ट लिया था। वे आगे बोले, हमें अंदेशा था कि गड़बड़ होगी। हमने हाईवे पर अपने आदमी तैनात कर रखे थे। जब तुम तय रास्ते पर नहीं पहुंचे तो हमें लगा कि तुम्हारे साथ अनहोनी हो गई। फिर हमें एक गुमनाम लोकल आदमी का फोन आया जिसने उस पुराने लकड़ी वाले पुल पर हुए हंगामे के बारे में बताया। हमने जब अपनी टीम भेजी तो उन्हें वहां सिर्फ एक फंसी हुई खाली एसयूवी मिली और फिर उन्होंने वह आखिरी बात बताई जिसने इस कहानी के सारे धागे जोड़ दिए। जिस रघुबीर सिंह से तुम बचकर आए हो, उन्होंने कहा, यह वही आदमी है जिसने सालों पहले उस बेचारे ट्रक ड्राइवर और उसके परिवार को मरवाया था। वह आत्माएं किसी भी ड्राइवर को नहीं रोकती, वह सिर्फ रघुबीर सिंह के भेजे हुए खतरे को रोकती हैं। वह सालों से अपने कातिल के खिलाफ एक जंग लड़ रही है। अब मैं समझा, मैं कोई मामूली ड्राइवर नहीं था जो गलत वक्त पर गलत जगह पहुंच गया हूं। मैं एक बहुत बड़ी और खतरनाक जंग में एक छोटा सा प्यादा था और मेरी रक्षा करने वाले कोई और नहीं बल्कि उसी दुश्मन के सबसे पुराने शिकार थे। टरबाइन को सुरक्षित रूप से उतार लिया गया। प्लांट के मैनेजर ने मेरा और पंकज का हाथ जोड़कर धन्यवाद किया। सिक्योरिटी चीफ ने हमें भरोसा दिलाया कि वह रघुबीर सिंह और उसके आदमियों को नहीं छोड़ेंगे। उस फंसी हुई एसयूवी से उन्हें वह सबूत मिल गया था जिसकी उन्हें तलाश थी। शाम को मेरे पास सेठ जी का फोन आया। वह चिंता के मारे पागल हो रहे थे। मैंने उन्हें भी एक संभली हुई कहानी सुनाई। मेरा ड्राइवर और मेरा माल सुरक्षित है, ये सुनकर उनकी जान में जान आई। उन्होंने मुझे एक बड़े इनाम और एक लंबी छुट्टी का वादा किया। उस रात हमें पावर प्लांट के गेस्ट हाउस में रुकवाया गया। पंकज, जो इस सफर पर एक डरपोक लड़के की तरह आया था, अब पूरी तरह से बदल चुका था। उस एक रात ने उसे बड़ा बना दिया था। उसने मुझसे कहा, श्रवण भाई, आगे से मैं हमेशा आपके ही साथ काम करूंगा, चाहे खतरा कैसा भी हो। आग में तपकर हमारा रिश्ता अब ड्राइवर और हेल्पर का नहीं बल्कि भाइयों का बन चुका था। कुछ दिनों बाद जब हम पूरी सुरक्षा के साथ वापस अपने घर लखनऊ लौट रहे थे
तो मेरा मन शांत था। यह सफर सिर्फ एक डिलीवरी नहीं था, यह जिंदगी का एक सबक था। मैंने इस सफर में सीखा कि सबसे डरावने चेहरे हमेशा भूतों के नहीं होते। अक्सर वह इंसानों के नकाब के पीछे छिपे होते हैं, और कभी कभी जिन्हें दुनिया भूत प्रेत या आत्मा कहकर डरती है, उनमें जिंदा इंसानों से ज्यादा इंसानियत बाकी होती है। मैंने उस भुतहा परिवार के बारे में सोचा। वह शिकार थे जो दूसरों के लिए रक्षक बन गए। मेरे दिल में उनके लिए एक गहरी श्रद्धा थी। मैंने मन ही मन एक वादा किया कि मैं एक दिन शैतान मोड़ पर वापस जरूर जाऊंगा, किसी भूत को चुनौती देने नहीं, बल्कि उन फरिश्तों की याद में एक दिया जलाने और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने। मेरी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं थी। मैं आज भी एक ट्रक ड्राइवर हूं, लेकिन अब दुनिया को देखने का मेरा नजरिया बदल चुका है। मुझे यकीन हो गया है कि इस दुनिया में बहुत सी अनदेखी ताकतें हैं जो हमारा मार्गदर्शन करती हैं। इसीलिए दोस्तों, मैं आखिर में बस यही कहता हूं कि अपनी जिंदगी में मिलने वाले संकेतों को कभी नजरअंदाज मत करना। क्या पता वह चेतावनी किसी भूत की हो या किसी फरिश्ते की, लेकिन वह शायद आपकी जान बचाने के लिए ही भेजी गई हो। तो दोस्तों, यह कहानी यही खत्म हुई। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए, तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी डरावनी कहानियां हम आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।